अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अहमद है और इस एपिसोड के अंदर हम लोगों ने ये देखना है कि जो HTML फॉर्म का डाटा होता है यूज़र एंटर जब करेगा तो हम किस तरह उसको PHP के अंदर हैंडल कर सकते हैं। तो हमने क्या क्या कवर करना है इस लेक्चर के अंदर। हमने सबसे पहले एक ओवरव्यू, जनरल सा ओवरव्यू लेना है HTML फॉर्म कंट्रोल्स का और उनकी वैल्यूज़ क्या क्या सेट की जा सकती हैं। HTML में आपको पढ़ा नहीं रहा, अंडरस्टूड है कि आपको आती है, लेकिन हमने सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखनी है PHP के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसके अंदर। इसके साथ साथ जो नेक्स्ट चीज़ हमने करनी है वो ये है कि फॉर्म एलिमेंट जो होता है उसके एट्रीब्यूट्स हमने स्टडी करने हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं डाटा हैंडल करने के लिए। साथ साथ हमें सुपर ग्लोबल एरेज पढ़नी है। कैट एरे हम पढ़ चुके हैं, उसी को ही हमने दोबारा रिव्यू करना है और उसी के साथ साथ उसी से रिलेटेड हमारे पास एक पोस्ट की भी एरे है। ग्लोबल्स हम पढ़ चुके हैं, वो भी सुपर ग्लोबल्स एरे होती है। इसी तरह ही इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पोस्ट और गेट के बाद हम लोग पढ़ेंगे रिक्वेस्ट और सर्वर एरे को, कि क्या 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 डाटा प्रोवाइड करते हैं। और बिल्कुल एंड में हम ये देखेंगे कि HTML फॉर्म को डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ किस तरह दी जा सकती हैं। ठीक है, अब हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अपने फायरफॉक्स को ओपन किया मैंने, अवेलेबल किया, और मैं टेक्स्ट एडिटर भी ओपन करता हूँ। और इसके अंदर क्या करना है, अब हमने ये मेरे पास एक मार्कअप अवेलेबल है, स्टार्ट यहाँ से मैं कर रहा हूँ और ये मेरे पास उसका रिज़ल्ट आ रहा है। तो हम इसको साथ साथ कंपेयर करके देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। H2 टैग ऊपर मेंशन किया हुआ मैंने, फील्ड सेट लेजेंड, ये फील्ड सेट का लेजेंड यहाँ पे आ गया और ये पूरा बॉक्स फील्ड सेट हो गया। इसके साथ साथ हमारे पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, ये फील्ड सेट क्लोज हो रहा है नीचे। फॉर्म का टैग ओपन हुआ, कोई एट्रीब्यूट मेंशन नहीं किया, अब हम आगे देखेंगे। फॉर्म का टैग क्लोज भी हो गया साथ ही, और उसके साथ साथ हमने ये एक लेबल बना दिया, उससे एक टेक्स्ट बॉक्स साथ ही उसके एक और लेबल, रेडियो बटन्स टेक्स्ट, रेडियो बटन्स टेक्स्ट, फिर लेबल, फिर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट और सेलेक्ट के साथ, और फिर उसके बाद हमने एक चेक बॉक्स, उसके साथ लेबल है, और फाइनली हम लोगों ने इसके अंदर एक सबमिट बटन भी ऐड किया हुआ है। तो ये हमारा मार्कअप है जो हम देख रहे हैं अभी। और इसके अंदर हम लोगों ने ये काम करना है अभी कि हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं, हमने सबको इम्पोर्टेंटली देखना है कि मैंने आईडी को मैंने यूज़ नहीं किया कहीं भी, मैंने नेम एट्रीब्यूट को यूज़ किया है। नेम एट्रीब्यूट हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आईडी जो है वो यूज़ होता है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट साइड पे, जबकि नेम एट्रीब्यूट यूज़ होता है सर्वर साइड के ऊपर, हमारे केस में PHP के ऊपर। तो ये आप देख लें नाम मैंने किस तरह दिए हुए हैं। रेडियो बटन के अंदर दोनों रेडियो बटन्स का नेम सेम होना ज़रूरी है ताकि वो ग्रुप हो सकें। डिस्टिंग्विश करेंगे हम उन दोनों को उनकी वैल्यू के बेस के ऊपर। अच्छा जी, अब हम आगे देखते हैं। इसके बाद हमने एक कंट्री और उसके अंदर एक हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट दे दी, DDL_country, और 3 वैल्यूज़ और उनके एक टेक्स्ट और तीनों की वैल्यूज़। फाइनली हमारे पास चेक बॉक्स है और चेक बॉक्स को हमने नाम दे दिया सब्सक्राइब, और हमारे पास सबमिट बटन है। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है इसके अंदर, इसको हम पेज को रिफ्रेश करते हैं, ये हमारे पास फॉर्म अवेलेबल है, इसको हमने फिल करना है। और फॉर्म ऑफ कोर्स हम भी चाहते हैं कि जब यूज़र जो कुछ भी फिल करेगा वो एट द एंड जाके हमने PHP में हैंडल करना है। और तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फॉर्म के एट्रीब्यूट्स के साथ। तो 2 इसके इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं जो हमने स्टडी करने हैं। एक है सबसे पहले एक्शन एट्रीब्यूट। एक्शन एट्रीब्यूट में हम उस वेब पेज का या उस स्क्रिप्ट का नाम लिखते हैं जिसके पास ये सारा डाटा जाएगा और जिसने इस डाटा के ऊपर एक्शन परफॉर्म करना है, कोई एक्शन परफॉर्म करना है इसने। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, हमारे केस के अंदर मैं एक पेज बनाता हूँ, form_result.php, और ऑफ कोर्स हमने इस फॉर्म को फिर बनाना भी है, हमारे पास ये फाइल अवेलेबल होगी। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कि राइट क्लिक किया मैंने इधर, form_result.php, अच्छा जी, और टेक्स्ट एडिटर में ओपन कर दिया ऐसे मैंने। ठीक है, अब हम कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट एट्रीब्यूट हमारे पास जो है वो है मेथड का एट्रीब्यूट। मेथड का एट्रीब्यूट एडिशनली ये करेगा, ऑल्दो ये ऑप्शनल है, ना भी दें तब भी काम चल जाएगा। तो मेथड के अंदर अगर तो मैं नहीं लिखता तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू होती ही गेट है। तो एक इसकी वैल्यू गेट है, और गेट से उसी से आप रिलेट करें जो हमने एरे भी यूज़ की हुई है गेट की, कि वो डाटा किस तरह सेंड करेगा। डाटा तो उसी पेज पे जाएगा लेकिन सेंड किस तरह करना है।
ठीक है। तो और जो हमारे पास होता है सबमिट बटन, बेसिकली इसका काम ये होता है कि जो फॉर्म के अंदर एक्शन लिखा होता है हमने, इसने इसको परफॉर्म करना होता है। ये बटन वो होगा जब क्लिक होगा तो इसने ये एक्शन परफॉर्म करना है कि डाटा उसको सेंड करना है, बाइंड करना है, डाटा को कंपाइल करना है सॉरी, और सेंड कर देना है इस पेज की तरफ इस मेथड को यूज़ करते हुए। अगर हम नॉर्मल बटन यूज़ करेंगे टाइप इक्वल टू बटन, तो वो ऑफ कोर्स उससे कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इसको फिल करते हैं डाटा को। सब्सक्राइब यस करना है, सेंड नाउ पे क्लिक किया। नेक्स्ट पेज में कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, ऑफ कोर्स हमने कुछ कोडिंग नहीं की हुई, लेकिन जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप ऊपर यूआरएल के अंदर देखें ये क्या आ रहा है। क्वेश्चन मार्क के साथ आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि क्वेश्चन मार्क से स्टार्ट होते हैं वेरिएबल्स हमारे। तो ये बता रहा है कि आगे अब डाटा स्टार्ट हो रहा है। तो फर्स्ट कंट्रोल का नाम जो हमने दिया था उसकी वैल्यू, फिर एंड का साइन यानी कि अब नेक्स्ट शुरू हो रहा है। सेकंड कंट्रोल का नाम उसकी वैल्यू, इस तरह थर्ड कंट्रोल का नाम TTL अंडरस्कोर कंट्री और उसकी वैल्यू। फाइनली चेक अंडरस्कोर सब्सक्राइब इक्वल टू ऑन। ठीक है, ये उसकी वैल्यू हो गई। अब ज़रा बैक करते हैं और मैं इसको अनसब्सक्राइब करता हूँ और सेंड करता हूँ। अब देखिए सब्सक्राइब की वैल्यू है ही नहीं सिरे से, यानी कि ये नहीं है कि वो सब्सक्राइब के वो ऑफ कह रहा है, अब वो है ही नहीं वैल्यू, यानी कि या तो वैल्यू ऑन होगी उसकी या अगर वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगी सिरे से उसकी। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि ये तो हमने जाना इसको पिछले लेक्चर के अंदर देखा था कि गेट एरे किस तरह यूज़ होती है, तो हम उसी को यहाँ पे अब डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। PHP का इसके पास ठीक है जी, वापस आते हैं, नहीं कोडिंग में। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है कि सिंपल यहाँ पे PHP का मैंने ब्लॉक लिखा और मैं ये रेलेवेंट कोड लिखता हूँ ताकि हम गेट की एरे को प्रिंट करके देख सकें। अंडरस्कोर, ठीक है, सेव किया, यहाँ पे गए, रिफ्रेश किया, ये देखिए हमारे पास डाटा अवेलेबल है गेट एरे के अंदर जो एज एक्सपेक्टेड। मैं सब्सक्राइब अप करता हूँ, देखें सब्सक्राइब वाला भी डाटा हमारे पास अवेलेबल है, तो जूम इन करके देख लेते हैं। ठीक है, ये मेरे पास बेसिकली डाटा यहाँ से आ रहा था, ये एग्जैक्टली वही चीज़ है जो हमने पिछले वाले वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर देख ली थी हमने। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि दूसरा जो ऑप्शन दिया जा सकता है यहाँ पे मेथड का, वो है पोस्ट का। हम उसको यूज़ करके देखते हैं और सेव करते हैं हम इसे। अब ये सिर्फ मेथड चेंज हुआ है, पेज तो वही है लेकिन सिर्फ मेथड चेंज हुआ है। तो हम यहाँ पे आते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं, अब सेंड नाउ करता हूँ, तो देखें कोई डाटा यूआरएल में नहीं था और एरे भी उसकी ब्लैंक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि डाटा आया नहीं है इस पेज के पास, डाटा आया है इस पेज के पास। सिर्फ डिफरेंस ये है कि अब वो गेट की एरे में नहीं है बल्कि उससे कॉरस्पॉन्डिंग पोस्ट एरे के अंदर डाटा आया। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, यस रीसेंट, और ये देखें डाटा आ गया। ये बेसिकली करता है क्या है कि ये HTTP पोस्ट फॉर्म डाटा का जो पैकेट्स होते हैं उसके अंदर जाना ये डाटा को पुट करके सेंड करता है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पे कि यानी कि डाटा हमारे पास पोस्ट में भी आया है और हमारे पास डाटा जो है हमने देख लिया कि गेट के अंदर भी आया है। तो यहाँ पे मैं एक लॉजिक क्रिएट करता हूँ कि किस तरह हमें पता लगेगा कि डाटा किसके अंदर आया था। तो मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ कि गेट एरे, लेकिन नॉट मैं करता हूँ कि अगर ये नहीं एग्जिस्ट करती, या मैं कहता हूँ कि इसको करती एग्जिस्ट। ठीक है, तो लॉजिक चेंज कर लेते हैं, एल्स इफ, नहीं एल्स इफ, इसके अंदर मैं कहता हूँ अंडरस्कोर पोस्ट और ऊपर वाले डाटा को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट, और इधर हम कर देते हैं एल्स एंड इफ। ठीक है, अब एल्स बाद में देख लेते हैं हम लोग, और बस इसको हम एज इट इज़ प्रिंट कर रहे हैं। यहाँ पे हम पोस्ट के एरे को एज इट इज़ प्रिंट कर लेंगे हम लोग। सेव करते हैं और हम शुरू में एक मैसेज भी दिखा देते हैं ताकि हमें पता हो कि कौन सी एरे प्रिंट हुई थी। तो पोस्ट और ऊपर वाले को मैं कह देता हूँ गेट कोलन, सेव, स्पेस दे देते हैं, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए मैं बता रहा है कि पोस्ट की एरे अवेलेबल थी उसके पास। गेट के पास गया, फिर एल्स, और ये पोस्ट यहाँ से प्रिंट कर लिया, और फिर
क्लोज हो गया। तो हम एक एल्स का भी पार्ट दे देते हैं कि फॉर इंस्टेंस अगर कोई भी डाटा उसके पास अवेलेबल नहीं था तो फिर क्या नज़र आना चाहिए। तो मैंने कर दिया सिंपल एको के अंदर नो डाटा वॉज सेंट। सेव करते हैं, इसको रिफ़्रेश किया तो देखें रिफ़्रेश नहीं किया बल्कि मैंने न्यू क्लिक किया और यहाँ से डाटा सेंड किया तो बता रहा है कि वो पोस्ट के थ्रू डाटा आया हमारे पास। इसको मैं दोबारा एक दफ़ा कंफर्म करने के लिए मेथड को गेट कर देता हूँ, सेव किया, सेंड नाउ। तो अब देखें वो कह रहा है गेट के थ्रू डाटा उसको रिसीव हुआ है। तो गुड, इससे हमें जो है ना आइडिया हो गया हमने डाटा को किस तरह रिसीव करना है। और एक और तरीका ये भी है कि मैं इसको इज सेट भी यूज़ कर सकता हूँ कि क्या ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। अगर करता है तो उसकी वैल्यूज़ प्रिंट हों। इसी तरह ही इसको भी हम कह सकते हैं, मैं लिख नहीं रहा अभी, यहाँ पे भी लिखा जा सकता है। रिफ़्रेश करेंगे तो वही रिज़ल्ट आ रहा है हमारे पास। ठीक है, अब हम नीचे क्या कहते हैं, अगर हमने किसी की भी वैल्यू गेट करनी थी तो मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ $साइन और अंडरस्कोर गेट कंफर्म करने के लिए, ताकि और इसके अंदर अब मैंने करना है टेक्स्ट बॉक्स नेम की वैल्यू प्रिंट करनी है। सिंपल सेव करते हैं, देखिए नेम वैल्यू प्रिंट हो रही है मेरे पास। अच्छा, अब अगर मैं, ये तो हो गया सिंपल टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू। अगर मैंने करना हो अब सब्सक्राइब की वैल्यू को अनसब्सक्राइब करके, जो कि अब नहीं अवेलेबल होगा, उसको हमने किस तरह हैंडल करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चेक CHK सब्सक्राइब। ठीक है, सेव किया, यहाँ पे गया तो देखिए हमें ये एरर दे रहा है। ऑफ कोर्स ये एरर दे रहा है क्योंकि ऐसी तो इंडेक्स एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो इसको चेक बॉक्स एक डिफरेंट कंट्रोल है, इसको हैंडल करने के लिए हमारे पास यानी कि वैल्यू या तो ऑन होती है या वो एरे इंडेक्स ही एग्जिस्ट नहीं करती। तो हमने इसको डिफरेंट तरीके से टैकल करना है। इसको किस तरह टैकल करेंगे हम लोग कि हम इसके ऊपर टॉप के ऊपर हम एक इफ़ स्टेटमेंट ऐड कर लेंगे और उसके अंदर क्या करते हैं कि अगर तो ये वैल्यू एग्जिस्ट करती है, और नीचे से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है जी, सेव कर दिया और उसको इंडेंट कर लेते हैं, सेव, रिफ्रेश और सेंड नाउ। ठीक है, वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो दिखा दिया। अब वैल्यू अगर नहीं एग्जिस्ट करती तो इग्नोर कर देगा उस लाइन को। तो हम एल्स पार्ट भी डाल सकते हैं, किसी और वेरिएबल में ट्रू फॉल्स वैल्यू भी कर सकते हैं, जिस तरह भी हमें कंफर्टेबल हो जाता। इस तरह हमने ये देख लिया कि गेट और पोस्ट के एरे को हमने किस तरह देखना है और डाटा को हमें वैलिडेट भी किस तरह करना है कि ऐसा ना हो कि कोई एरर आ रहा हो डाटा के नॉन एग्जिस्टेंट होने का। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या है कि हम लोगों ने अब जो है ना बेसिकली ये हमारे पास डाटा आ गया, अभी आ रहा है गेट के थ्रू और इस तरह डिलिमिट करके आ रहा है डाटा। अब मैं वो दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रहा है कि URL इनकोड और URL डिकोड किस तरह किया था हमने। तो ये वैल्यूज़ हमारे पास बहरहाल अवेलेबल है। अब हमने एक और चीज़ ये देखनी है कि मैंने आपको बताया था एक चीज़ के C# के PHP के अंदर एक और हमारे पास है रिक्वेस्ट की एरे। रिक्वेस्ट की जो है हमारे पास बल्कि हम पहले देखते हैं कि गेट डिफाइंड एरेज। अगर आपको याद हो तो मैंने शुरू में ये फंक्शन बताया था और इसका क्या काम था, जब आपको बताया था कि PHP जो है वो वेरिएंट टाइप, यानी कि उसमें हमने लूजली टाइप पे हमें वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं करना होता। तो हमारे पास कुछ फंक्शंस थे, जब मैंने वार डंप भी बताया था तो उनमें से एक फंक्शन था गेट डिफाइंड वार्स, कि इस स्क्रिप्ट के अंदर, करंट स्क्रिप्ट के अंदर जितने भी डिफाइंड वेरिएबल्स होंगे उन सबको लिस्ट डाउन करके ये दिखा देगा। तो अब हम इसको यूज़ करते हैं। इसकी हमें वैल्यू की ज़रूरत नहीं है, हम इसको रिमूव कर दें। सिंपल हमने यहाँ पे अब गेट की जगह हम लोगों ने सिंपल गेट डिफाइंड वार्स को पेस्ट कर दिया, सेव किया, रिफ्रेश, एरर। जी ऑफ कोर्स हमें ये सेमीकोलन की ज़रूरत नहीं है, ये एरर है। ठीक है, रिफ्रेश किया तो ये हमारे पास लंबी एक लिस्ट आ गई है कौन कौन सी वेरिएबल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो पहले तो असल में ये ग्लोबल्स की एक एरे के अंदर ये सब एरेज दिखा रहा है वो, क्योंकि ग्लोबली ये सब कुछ अवेलेबल है तो ट्वाइस ऑफ कोर्स नज़र आ रहा है। पर हम नीचे आते हैं, ये देखें हमें बता रहा है कि पोस्ट की एरे एम्प्टी है लेकिन गेट में डाटा है, और इसी तरह ही कुकी ब्लैंक है, फाइल्स भी ब्लैंक है। ये भी हमने डिस्कस नहीं किया इसलिए उसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा मैं कि ये क्या चीज़ें हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि ये तो हमने देख लिया कि ये वेरिएबल्स हमारे पास टोटल यानी कि फुली एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब हमने क्या करना है, एक और यूज़ है रिक्वेस्ट की एरे का। इसको मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे आकर रिफ्रेश करता हूँ। रिक्वेस्ट आपको तब भी बताया था शुरू में कि जब भी ब्राउज़र को चीज़ सेंड करता है तो वो रिक्वेस्ट होती है और सर्वर की तरफ से रिस्पॉन्स आता है।
तो रिक्वेस्ट बेसिकली ये रिक्वेस्ट गई है, उसी में डाटा भी जाता है कि ये गेट के थ्रू डाटा जा रहे हैं पोस्ट के थ्रू, लेकिन डाटा जाता है रिक्वेस्ट की तरह। तो एक और कॉमन एरे है जिसके अंदर रिक्वेस्ट की एरे, जिसके अंदर गेट एरे, पोस्ट एरे और कुकीज़ तीनों की वैल्यू सेव होती हैं। देखिए हम डेमोस्ट्रेट करके देख रहे हैं, पहले गेट से था, अब मैंने पोस्ट में चेंज किया है। दोनों केसेस में इसी एरे के पास डाटा आ रहा है। तो इससे हमारा काम काफ़ी इजी है कि हम पोस्ट यूज़ करें या गेट करें, तो हम सिर्फ रिक्वेस्ट भी यूज़ करें तब भी काम चल सकता है। लेकिन इसमें एक कैच है। वो कैच क्या है? अभी तो डाटा सेंड हो रहा है पोस्ट के थ्रू, लेकिन अगर मैं इसको इस तरह फिक्स कर दूं कि डाटा गेट के थ्रू भी पोस्ट सेंड हो रहा है, और अगर मैं कहूँ कि गेट के थ्रू भी कुछ डाटा मिल रहा है हमें और कुछ डाटा हमें पोस्ट के थ्रू मिल रहा है, तो फिर काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ पैदा होती है कि ये एरे जो है ये उस डाटा को किस तरह हैंडल करेगी हमारे लिए। उसका क्या मेथड हो सकता है हमारे पास? उसके लिए हम क्या करते हैं, मिसाल के तौर पे मैं जाता हूँ बैक, और मैं यहाँ पे एक्शन के साथ ही मैं कुछ डाटा सेंड कर देता हूँ। डेट फॉर इंस्टेंस मैं सेंड कर देता हूँ, और यहाँ पे मुझे PHP ओपन करनी पड़ेगी। ऑल्दो मैं डेट ना भी सेंड करूँ, मैं नॉर्मल वैल्यू भी सेंड कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी हम डेट के सिर्फ आवर पार्ट को ऐसा करते हैं, सेंड कर देते हैं यूज़र साइट के ऊपर, सेव करते हैं। हम बैक करेंगे, बैक रिफ़्रेश किया पेज को, और अब हम डाटा को सेंड कर देते हैं इस पेज पे। तो अब आप देखें कि डाटा भी आया और URL से उसको डेट भी मिली है, डाटा भी मिल गया और URL में डेट की वैल्यू भी आ गई थी जो कि आवर्स थे, यानी कि 21 आवर्स। तो उसने दोनों को मर्ज करके एक में ही दिखा दिया है। ठीक है, ये भी इंटरेस्टिंग चीज़ है हमारे लिए कि वो हमें किसी और, मतलब कि हमारे लिए उसी एरे के अंदर जो कुछ भी है उसी एरे के अंदर, और हम इजीली फॉर ईच लूप यूज़ करके भी कर सकते हैं। अब इसके अंदर एक और डिफरेंट काम करते हैं कि अगर नेम सेम हो जाए, जिस तरह कंट्रोल का नाम है, मैं करके दिखाता हूँ आपको, दोनों के कंट्रोल्स के नाम अब सेम है, अब क्या वो करेगा? तो हम क्या करते हैं, बैक करते हैं, सॉरी बैक करते हैं, रिफ़्रेश करते हैं। अब मैं सेंड नाउ करता हूँ। ये देखें डाटा था 21 भी था, लेकिन उसने जो है वो पोस्ट के डाटा से ओवरराइड कर दिया दूसरे डाटा को। इसको हम जाके इसमें देखते हैं, पहले हम गेट के इसको देखते हैं, सेव करके रिफ़्रेश, यस देखें गेट के अंदर वही नाम से 21 भी है। पोस्ट को हम चेक करते हैं तो पोस्ट के अंदर वो फॉर्म का डाटा है, लेकिन जब हम इसको रिक्वेस्ट के साथ यूज़ करेंगे तो वो इन सब को ओवरराइड कर देता है, दोनों को ओवरराइड कर देगा, यानी कि पोस्ट को वो प्रेफरेंस दे रहा है, इन अदर वर्ड्स। ठीक है, तो ये हमने एक और एरे इसके अंदर चेक कर ली। अब थर्ड एरे हमारे पास है सुपर ग्लोबल एरे, वो है सर्वर। सेव करते हैं, ब्राउज़र के अंदर रिफ़्रेश करते हैं। इसके पास बहुत सारे डाटा है और इनमें से कोई डाटा ऐसा नहीं जो हमने फिल किया हो। इनफैक्ट ये सारा डाटा वो है जिसके अंदर ब्राउज़र की इन्फॉर्मेशन है, या इन अदर वर्ड्स क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन है, जो सर्वर सॉफ्टवेयर है या जो सर्वर वेबसाइट उसकी इन्फॉर्मेशन है। मिसाल के तौर पे HTTP होस्ट की, जो होस्ट की साइट थी, यूज़र एजेंट से मतलब ये है कि ब्राउज़र कौन सा यूज़ हो रहा है उसकी डिटेल्स। फिर HTTP रिक्वेस्ट जो है ये किस टाइप के जो पेजेस हैं, कंटेंट है, उसको सपोर्ट कर रहा है, उसको एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, ये उसके हो गया। फिर लैंग्वेज हो गई, और इस तरह ही सो ऑन एंड सो फोर्थ। HTTP रेफरर, इसको किसने रेफ़र किया था इस पेज के लिए? अभी हम यूज़ कर रहे हैं फॉर्म एंड इसको रिजल्ट पे हम लोग हैं, ये आए किस तरह थे हम इस पेज के ऊपर, तो वो बता रहा है कि इस पेज के थ्रू आप आए थे। फिर इसी तरह ही बाकी वैल्यूज सो ऑन एंड सो फोर्थ। सर्वर सिग्नेचर्स, इसके अंदर ये बता रहे हैं हमें कि वेब सर्वर कौन सा इंस्टॉल है, वेब सर्वर सॉफ्टवेयर, सर्वर का नेम, सर्वर का IP एड्रेस क्या है, सर्वर किस पोर्ट पर रन कर रहा है, और ये नीचे थोड़ा जाके देखें तो रिमोट पोर्ट जो है कि नहीं कि ब्राउज़र किस पोर्ट पे कनेक्ट हुआ है सर्वर से, फिर ये रिमोट का सर्वर IP एड्रेस क्या। ऑफ कोर्स मेरी एक ही मशीन है, एक ही लैपटॉप है, तो मेरे पास दोनों के IP सेम आ रहे हैं, लेकिन अदरवाइज रियल लाइफ के अंदर दोनों सेपरेट होंगे। फिर इसने डॉक्यूमेंट रूट, इसका फिजिकल पाथ क्या है इस फाइल का, फिर स्क्रिप्ट का नाम, स्क्रिप्ट किधर पड़ी हुई है ये वाली, फिर UI रिक्वेस्ट, फिर PHP_self की करंट पेज जो है ये कौन सा है हमारे पास, सिर्फ पेज। तो इसी के अंदर अगर आप काफ़ी गौर से देखें तो हमारे पास एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसके अंदर है, वो है रिक्वेस्ट मेथड की, किस मेथड को यूज़ करके रिक्वेस्ट सेंड की गई थी, जो डाटा सेंड हुआ है वो हमारे पास आ रहा है पोस्ट। अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँ और मैं वहाँ पे कोडिंग के अंदर इसको मेंशन करूँ तो हम इसको डेमोन्स्ट्रेट करके देखते हैं। ऊपर हम इफ़ कर लेते हैं, कंप्लीट कोडिंग नहीं हो रही, सिर्फ थोड़ा सा मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करना है।
तो हम इसको कहते हैं, ये तो ऑफ कोर्स सर्वर के इंडेक्स है, तो सर्वर इंडेक्स, और इस तरह, और इसको हम इक्वल टू कंपैरिजन करते हैं पोस्ट के साथ, कि डाटा पोस्ट के साथ आया हमारे पास, तो हम कहते हैं कि कुछ अमेको करवा देते हैं यहाँ पे डाटा से, और अगर डाटा पोस्ट के थ्रू नहीं आया, गेट के थ्रू आया, तो ऑफ कोर्स वाइस वर्सा हम कुछ और भी प्रिंट करा के देख सकते हैं। तो इस तरह हमें ये मेथड पता लग सकता है कि हमारे पास डाटा आया किस तरह था, सर्वर के ऊपर किस मेथड से डाटा आया, तो हमने कॉरेस्पॉन्डिंगली किस तरह उसके साथ बिहेव करना है उस डाटा के साथ। ठीक है, तो ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इसी पेज के ऊपर अगर मैं करूं, क्योंकि अब हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को ट्राई करना है, इसी पेज पे भी सेंड की जा सकती है रिक्वेस्ट, तो मैं सेव करता हूँ, बैक करते हैं, रीलोड करते हैं ऐसे, तो अब देखिए अपने आप ही पे वापस आ रही है, ये पेज अपने आप पे ही वापस आ रहा है। टॉप के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, एक आप PHP का एक ब्लॉक क्रिएट कर लेते हैं, जिस ब्लॉक का काम ये है कि उसने ये देखना है कि क्या डाटा, मतलब कि ये फर्स्ट पेज पे हम फर्स्ट टाइम आए हैं या पोस्ट बैक होके आए हैं, यानी कि क्लिक किया था हमने और पोस्ट की हुआ है वापस डाटा। तो मैं इससे फिर इफ़ सेट करके देख लेता हूँ कि डाटा हमें रिसीव हुआ है या नहीं हुआ। रिसीव्ड की स्पेलिंग ठीक कर लें, सेव, इधर जाते हैं, फ्रेश, नहीं बल्कि हम इसको सिंपल हम पोस्ट कंपेयर कर लेते हैं, सेव करते हैं, अब जाते हैं, यस ठीक है। अब मैं डाटा फिल करता हूँ यहाँ पे कुछ, फॉर इंस्टेंस मैं यहाँ पे नेम के अंदर फिल किया डाटा, और मैं ठीक है बस जल्दी से फिल करके सबमिट करता हूँ। तो अब देखें यस वो कह रहे हैं अब डाटा रिसीव हुआ था। अब मैंने क्या करना है, फॉर इंस्टेंस अगर कोई एरर आया था, मैं यूज़र से री एंटर करवाना चाह रहा हूँ, तो मैं उसी फॉर्म को पहले फिलअप करूँगा, ये नहीं कि यूज़र सब कुछ दोबारा से एंटर करना शुरू हो जाए। तो उसके लिए बहुत सिंपल सा काम है। टेक्स्ट बॉक्स जहाँ तक है तो हम यहाँ पे उसको एक वैल्यू एट्रीब्यूट जो है टेक्स्ट बॉक्स का, उसके अंदर हम इधर लिख देंगे PHP क्लोज, और यहाँ पे मैंने सिंपल करना है कि उसी को कॉपी पेस्ट कर दिया। इफ़ अगर तो पोस्ट रिसीव हुई थी तो फिर वो क्या करे, जो पोस्ट के अंदर टेक्स्ट की वैल्यू थी, टेक्स्ट अंडरस्कोर नेम की, वही प्रिंट कर दे वैल्यू। सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें आप यहाँ पे वो वैल्यू आ गई। सिमिलरली हम बाकी कंट्रोल्स के लिए भी इसी तरह ही करते हैं। रेडियो बटन के केस के अंदर थोड़ा सा सिनेरियो डिफरेंट है, मैं सारे को कॉपी करूँगा, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, थोड़ा सा चेंज है रेडियो बटन के केस के अंदर। पहले हम इसको वर्ड रैप ख़त्म कर दें, वर्ड रैप किधर है, हाँ जी ये वर्ड रैप क्लोज कर दिया हमने, ठीक है। अब मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ इस वैल्यू को। तो अगर तो पोस्ट आया था, प्लस ये इनफ नहीं है, एक तो पोस्ट भी आया हो एंड जो पोस्ट आया है उसके अंदर वैल्यू थी क्या उसकी, इसको मैं कॉपी कर लें यहाँ पे, यहाँ पेस्ट करते हैं। हम रेडियो बटन के जेंडर को हमने चेक करना है कि उसकी वैल्यू क्या थी। अगर तो उसकी वैल्यू जो है वो इक्वल है हमारे केस के अंदर मेल से, तो हम क्या कहेंगे, हमने वैल्यू प्रिंट नहीं करनी, सिंपल एक एट्रीब्यूट होता है HTML का, हमने वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देना, और वो एट्रीब्यूट है चेक का एट्रीब्यूट। तो वो चेक कर दे से जाते हैं यहाँ पे, रिफ्रेश करते हैं, देखिए मेल सेलेक्ट हो गया। अब अगर मैं फीमेल पे क्लिक करता हूँ इसे और सेंड नाउ करता हूँ, नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, रीज़न क्या है, रीज़न ये कि फीमेल वाले पार्ट के अंदर हमने कोड लिखा ही नहीं। तो सिंपल मैं यही सारा कोड कॉपी करूँगा और नीचे यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा मैं, बस एक माइनर सा चेंज कि मेल की जगह यहाँ पे मैंने फीमेल लिखना है बस। रिफ्रेश किया, आप देखें फीमेल सेलेक्ट हो रहा है बाय डिफ़ॉल्ट। इसी तरह ही नीचे आ जाते हैं हम लोग, इसके अंदर यहाँ पे वही कोड हमने एज इट इज़ लिखना है, वैल्यू को PK से कंपेयर करना है, लेकिन चेक नहीं लिखना। चेक की जगह यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आनी चाहिए वो है सिलेक्टेड, बस दैट्स द ओनली डिफरेंस। और इसी तरह हम लोगों ने चेक बॉक्स के साथ भी यही करना है कि उसके अंदर भी हम इसी तरह इसको डिस्प्ले कर देंगे।